हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इकोनॉमिक्स में ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। सबसे बेसिक से समझेंगे और इसके बाद मैं आपको नोट्स भी दूंगा लास्ट में, तो उसको देख लेना। बस यहाँ पर आपको समझना है और नोट्स को पढ़कर पेपर दे के आना है। बस आपका इतना सा काम है, ठीक है। बेफिक्र हो जाओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूरा समझ में आएगा यहाँ पर आपको। सबसे पहले तो देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दो शब्दों से बना है। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा। यहाँ पर मैं कुछ शब्दों को इस्तेमाल करूंगा बार बार, तो मैं आपको पहले ही बता दूं उनका मतलब क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले होगा हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को मैं आई से डिनोट करूंगा, ठीक है, और इनकम को मैं वाई से डिनोट करूंगा। और यहाँ पर कंजप्शन भी आएगा, उसको हम सी से डिनोट करेंगे। ये तीन शब्दों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले मल्टीप्लायर क्या होता है, हिंदी में इसको गुणा कहते हैं। और दूसरा अगर हम इसको कहें तो कितने टाइम्स, दूसरा शब्द इसका इस्तेमाल करें तो मल्टीप्लायर का, तो होगा कितने टाइम्स के लिए, ठीक है। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मल्टीप्लायर उसे कहते हैं अगर हमारे पास, अगर हम हल्की सी इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करें, और जो हमारी इनकम है, इनकम को हमने वाई से डिनोट कर रखा है, तो वो जो वाई इनकम है वो कई गुना बढ़ जाती है। और जितने गुना बढ़ी है उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। इतनी सी बात थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। डेफिनेशन लिख रखी है नोट्स में, उससे उसके थ्रू आप पढ़ लेना, ठीक है। पर यहाँ पर समझो कि मल्टीप्लायर क्या है। इनकम थोड़े से बढ़ने से, सॉरी, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ाई पर इनकम जो है वो कई गुना बढ़ जाए, जितने गुना बढ़ी है उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। इज दैट क्लियर। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट बात पर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को सबसे पहले के से डिनोट किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो के से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को लिखेंगे। अभी ये जो साइन है जो मैं ये लिखूंगा, इसका मतलब होता है चेंज। चेंज इसका मतलब होता है। तो अभी यहां पर लिखेंगे हम इसका फॉर्मूला। और आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पेपर में लिख सकते हो और उसी को आप स्टेटमेंट भी बनाकर लिख सकते हो अगर आप 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा होता है किसका फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि कितना चेंज हमारा इनकम में आएगा उसको ऊपर रखना है, और कितना चेंज हमारा इन्वेस्टमेंट में आया उसको नीचे रखेंगे। इनकम को ऊपर, इन्वेस्टमेंट को नीचे, और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। इन शब्दों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, इनका क्या क्या मतलब होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बताओ एमपीसी और एमपीएस में। आपको पता है एक चीज, इनकम जो बराबर होती है वो कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। इतनी चीज हमें पता है। ये मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैंने वहां पर ये तीनों ही शब्द लिख रखे हैं, दिमाग में रखना। वाई से इनकम, सी से कंजप्शन और आई से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनकम हमारी किसको जोड़कर बनती है, कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट को। अब यहाँ पर चेंज इन इनकम मैंने किया, अगर ये इस चीज के बराबर है तो इनमें भी चेंज आएगा, चेंज इन कंजप्शन हो जाएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सिंपली। अब हमने क्या करना है, चेंज इन इनकम को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। बोथ साइड हमने क्या करना है, चेंज इन इनकम को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर चेंज इन इनकम डिवाइड में चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय में चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय में चेंज इन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय में इनकम। अब यहाँ पर हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है कि अगर टू सेम ऊपर चीज और नीचे चीज हो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो सेम चीज आ रही है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद क्या है, 1 आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी हमारे पास सिंपली, ठीक है। ये चीज यहाँ प्लस की पड़ी है तो अगले स्टेप में आके माइनस की हो जाएगी। क्लियर इतना। अब यहाँ देखो, इस स्टेप के बाद आपको इन्वर्स करना है। इन्वर्स मतलब उल्टा कर देना है। इसको एक चीज समझो, इस पूरी वैल्यू को आपने एक वैल्यू समझनी है, एक शब्द, और इसके डिवाइड में 1 लगा दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो।
रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको भी रेसिप्रोकल कर दो और यहां पर लिख देना, यहां पर हम लिखेंगे इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, इनवर्स कर दिया बोथ साइड। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, मतलब चेंज इन y चेंज इन i। ठीक है, अब हमें इस चीज का पता है कि दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, रीजन के साथ आपने ये चीज लिखनी है। अभी हमने देखा कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है, के बराबर होती है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में के लिख सकता हूं। ठीक है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एमपीसी प्लस में एमपीएस बराबर होते हैं 1 के। ठीक है, तो इस एमपीसी को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पर एमपीएस तो यहां पर रहा ना। ठीक है, ये चीज हो गई, यहां से आपने दो चीजें सीख ली। यहां देखो ध्यान से, चेंज इन कंजप्शन प्लस में चेंज इन इनकम क्या होता है हमारे पास, तो यहां पर हम क्या करते हैं 1 बाय में एमपीसी, और 1 बाय में एमपीसी 1 माइनस में एमपीसी किसके बराबर होता है, एमपीएस के। मतलब इस चीज से आप ये रिलेशन निकाल सकते हो, जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो 1 माइनस में एमपीसी और 1 बाय में एमपीएस, यही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन साबित हो जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किसके बराबर होता है 1 माइनस में एमपीसी, और किसके बराबर होता है, इस चीज को आप छुपो भी सकते हो, जो के है वो इसके भी बराबर है और जो के है वो इसके भी बराबर है। यही था आपका रिलेशन एमपीसी और एमपीएस में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यही चीज आपको पेपर में भी लिख के आनी है एज इट इज। मल्टीप्लायर की वर्किंग को समझते हैं। मल्टीप्लायर की वर्किंग में दो चीजें आती हैं, एक तो स्टैटिक वर्किंग आती है और एक डायनेमिक मल्टीप्लायर आता है। इन दोनों को अच्छे से समझते हैं, पर स्टैटिक के भी दो पार्ट हैं, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उनको भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक वर्किंग क्या होता है। सिंपली यहाँ पर हम शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन सवालों का जवाब हम यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी आती है फॉरवर्ड वर्किंग। इसमें क्या होता है कि आई हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और जो वाई है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है नोट्स में, उसको वहां से देख लेना, पर यहाँ पर अपनी सिर्फ हम समझ रहे हैं। इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है इस चीज़ को, तो ये हमारे पास इनकम आ जाएगी और ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की ज़रूरत होती है, और कोई भी सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड होता है ना, तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कैसी होगी, कुछ इस तरीके से, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है वहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट जो आया वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, फिर एग्रीगेट डिमांड को हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर। ये दूसरा है तो इसको अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए डी डैश कर लिया, इक्विलिब्रियम को डैश से रिप्रेजेंट कर लिया। यहां पर आ जाएगा हमारे पास y1। ठीक है, ये y था तो ये y1 बन जाएगा। अब यहां पर देखो, ये क्या थी हमारी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ाई तो इनकम देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई ना ज्यादा इनकम। यही तो हमने लिखा था, इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा बढ़ाने से इनकम कई गुना बढ़ जाए, वो कौन सी सिचुएशन होती है हमारी, फॉरवर्ड। ठीक है, ये आपको एज इट इज पेपर में बना कर आना है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख देना, डेफिनेशन दे देना, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, आई होप आपको इस क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और वो वाई एक्सेस, फिर से एग्रीगेट सप्लाई। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड, सेकंड वाला स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
इसके अंदर उल्टा रिलेशन होता है आई और वाई के अंदर, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, इतना आपने क्लियर रखना है। उल्टा रिलेशन एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी ये बाद में बनाएंगे हम, पहले एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड हो जाएगी एडी, फिर ये बनाना है, फर्स्ट आपने ये बनानी है, फिर सेकंड ये बनानी है। ठीक है, जो पहले बनी थी उसको हम ए और डी लिखेंगे, और जो दूसरी बार लिखी है उसको हम डैश से डिनोट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा ई डैश। इसको हम मीट कर देते हैं, सबसे पहले वाली को नाम देंगे वाई, और दूसरे वाली जो अभी हमने उतारी है वो है हमारे पास y1। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट ऊपर से नीचे आई, पहले हमने ये लाइन बनाई थी फिर ये, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ये बनाई, इससे शिफ्ट होकर नीचे आ गई, है ना, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, गिरी है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो गिरी है, जो इनकम है वो इस साइड आई है। इतना आपने क्लियर रखना है। ठीक है, उल्टा रिलेशन बताया ना मैंने, अब यहाँ पर बढ़ेगी तो यहाँ घटेगी, यहाँ घटेगी तो वहां बढ़ेगी, दोनों में रिलेशन ध्यान रखना है कि इनवर्स होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितनी ऊपर थी तो नीचे जा रही है, जो इनकम है वहां थी तो यहाँ आ रही है, शिफ्ट हो रही है ना, यहाँ से जो ई था वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो कि बैकवर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ कैसा बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ छोटा सा बना देते हैं, वाई एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस बनाना है, एग्रीगेट सप्लाई बनानी है, एग्रीगेट डिमांड को यहाँ बनाना है, फिर दूसरी वाले को यहाँ बनाना है, एग्रीगेट डिमांड को, जो ऊपर वाली बनी है वो ई है, और दूसरी बार बनाई है वो एग्रीगेट, मतलब इक्विलिब्रियम सेकंड हो जाएगा। इन दोनों को मेट कर देना, ये पहले ही था तो वाई, और ये दूसरे बार बनाया तो ये इस तरह से इस तरफ आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, जैसा हमने इसमें समझा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि बैकवर्ड में क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दोगे और इतना सफिशिएंट है। फिर आ जाता है डायनेमिक वर्किंग। इसमें हम सवालों का जवाब देते हैं जो हमें शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं मिले थे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम में सिर्फ हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रहे थे, तो डायनेमिक में हम पूरी की पूरी टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स थे पहले, जो एनईपी के अकॉर्डिंग खत्म कर दिए गए हैं। अब यहाँ सिर्फ डायनेमिक समझोगे आप। ठीक है, डायनेमिक को हम अच्छे से बता देंगे, पर उसके दो कॉन्सेप्ट को बता देते हैं जो कट हो चुके हैं जनरल नॉलेज के लिए, सिंगल इंजेक्शन और मल्टीपल इंजेक्शन। सिंगल इंजेक्शन में हम इकोनॉमी में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करते थे, इन्वेस्ट एक बार करेंगे, जो सभी की लोगों की इनकम जो है वो एक बार बढ़ेगी, तो एक बार ऊपर ग्राफ जाता था और कुछ टाइम बाद वो क्या होता था, वो ग्राफ फिर से नीचे आने लगता था। ठीक है, जो मल्टीपल है उसमें क्या होता है, एक बार इन्वेस्ट कर दी, ऊपर बढ़ी इकोनॉमी, हम उसको गिरने ही नहीं देते थे, जैसे गिरने वाले की फिर दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक जो हमारी इकोनॉमी है वो ऊपर ना चली जाए। ये होता था हमारा डायनेमिक में दो पार्ट, सिंगल इंजेक्शन और मल्टीपल इंजेक्शन में। बस अभी आपको यहाँ पर डायनेमिक समझना है। तो अभी यहाँ पर मैंने एक बार टेबल बना दिया ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। तो डायनेमिक वर्किंग में क्या डिस्कस करते हैं हम, इनकम जनरेट कैसे हो रही है उस पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, उस पार्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेज में आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले कितना चेंज आ रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट में, फिर इनकम, और फिर कंजप्शन, और फिर सेविंग और लीकेज। देखो सेविंग और लीकेज दोनों एक बराबर बात क्यों है यहाँ पर मल्टीप्लायर में। अगर मेरी इच्छा है कि मैं जितना भी कमाऊँ मैं उसको सेव करके रख लूँ, एक इंडिविजुअल के लिए ठीक है, पर अगर सारे ही लोग सेविंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फिर हम खर्च कैसे करेंगे उस चीज़ को, है ना। तो ये मल्टीप्लायर के लिए एक लीकेज भी बन जाता है, इसलिए यहाँ पर सेविंग और लीकेज जो है दोनों बराबर कैटेगरी के हिसाब से लिखे गए हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, हमारे पास इन्वेस्ट हमने किए इकोनॉमी में 100 रुपये, वैसे तो 100 करोड़ होते हैं, बस हम यहाँ पर छोटा लेवल लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 100, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने 100 की, तो किसी की इनकम होगी, जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो किसी की इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनकम हो सकती है, उनको पढ़ना है, उनको ज़रूरत है, उससे मेरी इनकम जनरेट हो रही है ना। तो ये चीज़ समझ के चलो आप कि इन्वेस्टमेंट करें, किसी की इन्वेस्टमेंट किसी के लिए क्या होती है, इनकम होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट की 100 रुपये और
इनकम हो जाएगी 100 रुपये। इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों सेम हो जाएगी। अब उसमें से बंदा कुछ खर्च भी तो करेगा, तो 50 उसने खर्च कर लिए और 50 उसने बचा लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये 50 है फिर से वो कुछ टाइम बाद उसका यूटिलाइज करेगा, फिर से वो हाफ खाएगा और हाफ उसको बचाएगा। ऐसे ना करना करते तब तक चलता रहेगा जब तक ये बिल्कुल शून्य पे नहीं आ जाता, 0 पे नहीं आता। ये था हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये डायनेमिक में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जब तक 0 पे नहीं आ जाती ना, तब तक वो चीजें चलती ही रहती है। तो ये था हमारा डायनेमिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लिखना है, फिर उसके बाद ये टेबल लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पर किन चीज़ों को बताया गया है। तो अब देखते हैं लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर क्या होते हैं। लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर, जब भी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इनकम हमेशा बढ़ेगी ही। कई फैक्टर ऐसे हैं जिससे जो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कम कम और बहुत ज़्यादा कम यानी शून्य पे चली जाती है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर को समझते हैं। हमारा पहला फैक्टर है आइडल सेविंग, निष्कर्ष बचत। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर एक पर्सन बचत करता है तो सही है, बहुत बढ़िया है, पर इकोनॉमी के लिए नुकसान तब होगा जब सारे ही बचत करने लगे। तो इससे क्या होता है, इनकम सेव करने से उनकी जो एमपीसी है वो तो बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, जो कंजप्शन है वो तो उनका बढ़ेगा ही नहीं, जिससे मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो फॉल्स में चली जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। इसे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट माना जाता है लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर का। सेकंड फैक्टर है परचेजिंग ऑफ शेयर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर हम गुड्स को कंज्यूम न करके उसके बदले हम क्या करें, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड्स खरीद ले, स्टॉक्स खरीद ले और उनको रख ले, तो इससे ये भी एक क्या है, लीकेज है मल्टीप्लायर का, क्योंकि हमने उन पैसों से कुछ कंजप्शन तो किया ही नहीं बल्कि हमने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए। ये भी एक लीकेजेस माना जाता है मल्टीप्लायर का। तीसरा फैक्टर है पेइंग ऑफ ऑल डेब्ट्स, मतलब अपने पुराने खर्चों को झुकाना अपनी इनकम से। अब जैसे कि आपने 10,000 रुपये कमाए, अब वो 10,000 रुपये आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करे, कुछ चीज़ें खरीदी नहीं, बल्कि आपने उन 10,000 से अपना पुराना कर्जा चुका दिया। तो इससे भी क्या माना जाता है, एक लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर माना जाता है। यहाँ हर एक स्टेप में आप एक कॉमन बात देखोगे, वो कॉमन बात ये है कि हम जब तक चीज़ों का कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो जो पैसा है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा। इसलिए जो भी पैसा वो सर्कुलेशन में आना चाहिए। इन्हीं फैक्टरों को ध्यान रखकर लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर के पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं। अगला है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, आय करना। जैसे कि हमारा इंडिया देश है, भारत देश है, और हम अमेरिका से बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस मिलियंस के सामान बाहर से खरीद लेते हैं। इससे क्या हो गया कि हमारा सारा का सारा जो धन है वो बाहर चला गया, पैसा सारा का सारा बाहर चला गया। हमने जो अपने देश के लिए गुड्स खरीदने थे वो तो हमने खरीदे ही नहीं। तो ये भी एक क्या है, लीकेजेस है मल्टीप्लायर का। एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजप्शन गुड्स, यदि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन भी बढ़ता है और यदि कंजप्शन वस्तुओं की डिमांड को वस्तुओं के अलावा अलग अलग भंडारों से पूरा किया जा सकता है तो वस्तुओं का अधिक उत्पादन नहीं होगा। ये भी एक लीकेजेस है मल्टीप्लायर का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है, लिक्विड में अपना पैसा ज़्यादा रखना, मतलब अपने पास बहुत ज़्यादा कैश रखना। अभी आपको ज़रूरत नहीं है पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो 1 लाख 2 लाख पड़े ही रहने चाहिए नगद के रूप में, तो ये जो लिक्विडिटी है ना, इसको रखना गलत है। ये भी एक क्या है, लीकेजेस है मल्टीप्लायर का। फिर आ जाता है प्राइस इन्फ्लेशन। प्राइस इन्फ्लेशन से समझने के लिए आपको इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो महंगाई क्या है, आज है और कल और भी ज़्यादा है। आज चीज़ 10 रुपये की है तो कल वो 12 या 15 रुपये की हो जाएगी, पर आपकी ज़रूरतें उतनी ही हैं। इसमें आपने ये लिखना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है पर उस इन्फ्लेशन के साथ आपकी इनकम नहीं बढ़ती तो ये क्या हो जाएगा, जो चीज़ें हैं उनकी कीमत तो बढ़ रही है पर आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। तो ये भी एक लीकेजेस है मल्टीप्लायर का।
लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लायर में सबसे पहला पॉइंट आता है अवेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर होंगे तो गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, कंज्यूम करेंगे चीज़ों का, तभी जो है मल्टीप्लायर काम करेगा। ये हमारा पहला पॉइंट बताता है हमें। फिर आ जाता है मल्टीप्लायर पीरियड। ये क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है। आपको पता है कि आपको ये 10,000 रुपये 30 दिनों तक चलाने हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पहले दिन 10,000 रुपये मिले, मतलब महीना पूरा होने के बाद, और आप किसी दुकान पर चले गए और आपने सारे के सारे 10,000 रुपये खर्च कर दिए। ऐसा तो नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को इस टाइम तक इस पैसे को इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो यही बात ये पॉइंट कहता है कि अगर किसी को इनकम मिलती है ना, तो वो एकदम से खर्च नहीं करेगा, वो पैसे को धीरे धीरे ख़त्म करेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। पहले तो इस क्लोज्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझो। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो एक देश के साथ दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करती, वो अपने ही देश के अंदर व्यापार करती है, ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, यानी कि एक लिमिटेशन पड़ जाती है मल्टीप्लायर में इससे, कि वो है ना बाहर से चीज़ों को बेच नहीं सकता। अपने देश की चीज़ बाहर में बेचेगा तो बाहर का पैसा हमारे पास आएगा, तो इससे क्या होगा, हमारी इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लायर के लिए फ़ायदा है ना। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है इसकी मल्टीप्लायर की। फिर आता है चौथा पॉइंट हमारे पास, कांस्टेंट एमपीसी। मल्टीप्लायर की पूरी थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट अज्यूम करके चला जाता है कि जो एमपीसी है वो कांस्टेंट है। अगर एमपीसी की वैल्यू कम कर दी जाए तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।